कल हमने सैम्पलिंग कर लिया था। अब आता है पहले टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। तो पहला फर्स्ट क्या है इसमें, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। सो सैंपल कहां से कलेक्ट करते थे हम? पॉपुलेशन से करते थे हम लोग इन वेरियस वेज। हम इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। डिफरेंट सिचुएशंस कॉल फॉर डिफरेंट मेथड ऑफ सैंपलिंग। तो लिख लो, ए सैंपल कैन बी सिलेक्टेड, a sample can be selected from population in different ways. तो सिंपल इसको तीन मेथड से रखते हैं। सिंपल वेज, डिफरेंट सिचुएशंस कॉल फॉर डिफरेंट मेथड ऑफ सैंपलिंग। तो इसमें बेटा थ्री टाइप्स हैं। सैंपलिंग के कितने टाइप्स हैं? तीन टाइप्स हैं। तो थ्री टाइप्स हैं ये, तीन टाइप्स हैं। पहला मेथड है बेटा रैंडम सैंपलिंग, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड भी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग मेथड भी बोलते हैं। दूसरा मेथड है बेटा नॉन रैंडम सैंपलिंग। और तीसरा मेथड है बेटा मिक्स्ड सैंपलिंग। तीसरा मेथड कौन सा इसका? मिक्स सैंपलिंग। तीसरा मेथड कौन सा है? मिक्स्ड सैंपलिंग मेथड। तो फर्स्ट लिखते हैं रैंडम मेथड्स क्या है। रैंडम, जिसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग भी बोलते हैं, तो लिख लो रैंडम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग इज ए साइंटिफिक टेक्निक of drawing samples from the population according to some laws of chance in which each unit in the universe or in the population क्या कहा बेटा? some according to some laws of chance in which each unit in the universe or the population has some definite pre-assigned probability of being selected in the samples. When each member of the population has equal chance, when each member of the population has equal chance to belong to the sample, the sampling is known as simple random sampling. क्या बोलते हैं उसको? सिंपल रैंडम सैंपलिंग, SRS।
ठीक है, तो ये मेथड में हम उसको करते हैं। ये जो सिंपल रैंडम मेथड है ना, इसको हम दो तरह से कंसीडर करते हैं। क्या है, एक तो आ गया लॉटरी मेथड और दूसरा आ गया नंबर मेथड। लॉटरी मेथड क्या है, जैसे एक पॉपुलेशन है, अब मैंने सैंपल क्रिएट करना है, आप क्लास में 40 बच्चे हो, मैं सबको इक्वल चांस ऑफ सैंपल में आने का इक्वल चांस देना चाहता हूं, इसलिए इसको बोला उसने प्रोबेबिलिटी मेथड। इसको क्या बोल रहा है वो, प्रोबेबिलिटी मेथड। क्यों बोल रहा है कि सबको रेंडमली सिलेक्टेड बच्चे हैं, उनको सबको चांस मिलना चाहिए उस सैंपल में आने का। तो लॉटरी मेथड क्या हो गया, आगे समझिए। तो सिंपल रैंडम क्या हुआ, दिस मेथड क्या लिखवाया मैंने कहा ये एक साइंटिफिक टेक्निक है। तो in this method selection of sample in a such a way that each and every member of the population has equal chance or probability being selected in the sample, ये लिखवा दिया मैंने। तो हर एक जो पॉपुलेशन है उसमें हर एक के पास, हर एक एलिमेंट के पास, हर एक यूनिट के पास इक्वल चांस है कि मैं अगर 100 बच्चों में से 10 बच्चों का एक सैंपल बनाना चाहता हूं, तो हर एक वो जो 100 बच्चे हैं या 100 पार्टिकल्स हैं या 100 एलिमेंट है, वो सबके पास चांस हो कि मैं भी सिलेक्टेड हो सकता हूं या कोई दूसरा भी सिलेक्टेड होता है, अनबाइस्ड है किसी के साथ। ठीक है, ये तो पहला मेथड कौन सा बताया मैंने, लॉटरी मेथड। इट इज द सिंपलेस्ट and the most common as well as important method of obtaining random sample. Under this method, all the member of population are serially numbered on a small slip and put in a box. बॉक्स में डाल देंगे हम उसको, thoroughly मिक्स करेंगे and then numbered slip are drawn out of the box one by one according to the size of the sample. The number of the slips so drawn constitute a sample. Constitutes a sample. क्या कहा मैंने बेटा कि मेरे पास, मैंने एक सैंपल बनाना है, मेरे पास 200 100 पॉपुलेशन है, 1 लाख पॉपुलेशन है, लाख ओके जितने भी पॉपुलेशन है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉपुलेशन है। अब मैं सबको इक्वल चांस देना चाहता हूं उसमें से सिलेक्ट करने के लिए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, उनको सीरियली नंबर दे दूंगा, 1 टू, जैसे 500 है 1 टू 500 दे दिया, स्लिप बना दी, उनके नेम लिख दिए, एक बॉक्स में डाल दी, थॉरली मिक्स किया, और मैं क्या किया, किसी एक बच्चे को बोलूंगा कि आप आओ और इन स्लिप को निकालते जाओ। अब जो सैंपल साइज था, तो मैंने कितने 10 स्टूडेंट सिलेक्ट करने थे, या 500 है तो मैंने 100 स्टूडेंट करने थे, या 50 स्टूडेंट करने थे। तो मैं वो 50 स्लिप्स निकालूंगा, जिसका नाम आ गया, जिसका वो सीरियल नंबर आ गया, वो उसमें क्या हो जाएगा, सैंपल में सिलेक्ट कर जाएगा। आगे भी समझ, तो इस तरह के बोलते हैं हम लॉटरी मेथड। आगे समझ लो, क्लियर है। सो इसमें क्लियर हो गया, लिख लो, when the unit are selected in such a way that each unit belonging to the populations, each unit belonging to the population
has equal chance be the part of the sample is known as simple random sampling ओके। अब इसमें क्लियर हो गई ये लॉटरी सिस्टम है। कहते हैं ये जो एसआरएस है ना, इसमें भी दो तरह के होते हैं। इसको भी हम किस में डिवाइड कर देते हैं, दो तरह से आते हैं। हाँ, ये लॉटरी मेथड में भी एक होता है सिंपल, क्या बताया मैंने, सिंपल रैंडम सैंपलिंग विद रेपिटेशन, और एक आती है विदाउट रेपिटेशन, और दूसरी कौन सी होती है, विदाउट रेपिटेशन। क्लियर है। अब इसमें क्या होता है, इफ द, अब रेपिटेशन में क्या होता है बेटा, इफ द यूनिट्स आर ड्रॉन वन बाय वन and one by one, and each unit after selection is returned to the population before the next unit being drawn, before the next unit being drawn, so that composition of original population, so that composition of the original population does not change। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे जिसको हम प्रोबेबिलिटी में यूज करते थे, उस बॉक्स में 500 स्लिप्स थी, तो एक स्लिप को मैंने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, आपका नंबर आ गया। लेकिन जब किसी दूसरे बच्चे का नंबर आया तो उसमें कितनी स्लिप रह गई थी, 499। तो वो क्या कह रहा है कि उसको 500 में से चांस मिला और मुझे कितने में से मिल रहा है, तो विदाउट रिप्लेसमेंट तुम्हारी स्लिप भी उसी में डाल दी है। अब दूसरे बच्चे की जो उसमें स्लिप सिलेक्टेड होएगी वो भी आउट ऑफ 500 ही सिलेक्ट हो रही है, तो इसको बोलते हैं सैंपलिंग रैंडम, ठीक है, मेथड, जिसमें रेपिटेशन अलाउ होती है। और जिसमें रेपिटेशन नहीं होगी उसमें क्या करेंगे, वो ओरिजिनल पॉपुलेशन में से जो नंबर है एक कम हो गया एक तरह का, तो हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझ आ गया। ओके। एक दूसरा मेथड है इसी में, सैंपल या सिंपल रैंडम सैंपलिंग में, उसको बोलते थे रैंडम नंबर मेथड। क्या बोलते हैं उसको, रैंडम नंबर मेथड। रैंडम नंबर मेथड। ओके। रैंडम नंबर मेथड क्या है, रैंडम नंबर मेथड्स में हम क्या करते हैं कि हम आपको सीरियल नंबर देते हैं, लेकिन उसमें एक चीज का ध्यान रखना होता है, आपके पास 500 स्टूडेंट्स है या 100 स्टूडेंट है, तो वो 3 डिजिट्स हो गए, आपके लिए नंबर बनेगा 001, 002, 003। इस तरह से उसका नंबर साइज बना लिया हमने। अब सैंपल साइज कितना है मेरे पास, 50 स्टूडेंट का है या बहुत स्टूडेंट्स का है। अब हम उन नंबर को बॉक्स में नहीं डाल रहे, मैं रैंडमली कोई नंबर बोल रहा हूं, 005, दूसरे को बोला आप कोई नंबर बोलो, या मैं ही
0047। मुझे ये नंबर पता नहीं है कि 500 में किसको नंबर वो गया हुआ है, उस तरह से नंबर अनाउंस करूंगा और वो सैंपलिंग को निकाल। तो रैंडम एंड क्या है? इन दिस मेथड सैंपलिंग इज कंडक्टेड ऑन अ बेसिस ऑफ random numbers which are available from random number table अभी बताऊंगा ये नंबर टेबल्स किस तरह के थे, अभी इस मेथड को यूज नहीं करते हैं। तो इसको यूज क्या करते थे? रैंडम नंबर मेथड में क्या करते थे? सबसे पहला स्टेप्स क्या था? स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट क्या होता था बेटा? किसी को भी एक असाइन करना है नंबर। क्या करना है? जो पॉपुलेशन है उसको एक नंबर असाइन करना है। असाइन नंबर मैंने अभी क्या बताया कि अगर वो 200 की पॉपुलेशन है तो मैं क्या करूंगा? 200 इज ए 3 डिजिट नंबर बन गया। अगर वो 90 की पॉपुलेशन है तो वो 92 डिजिट बन गया। 1000 की पॉपुलेशन है तो वो कितना बन गया? 4 डिजिट बन गया। तो यहां पे नंबर 0 1 को 1 नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो डिजिट है ये पॉपुलेशन को भी इंडिकेट करती है कि ये जो नंबरिंग सिस्टम में दे रहा हूं उसमें कितने डिजिट पॉपुलेशन थी, इसको भी रिप्रेजेंट करती है। तो कहने का मतलब है अगर मैंने किसी को नंबर 1 दिया तो यहां पे पॉपुलेशन का साइज 2 डिजिट ही था। अगर मैंने यहां पे किसी को नंबर दिया 001 तो उसका मतलब वहां पे पॉपुलेशन का साइज 3 डिजिट था। ये नंबर टेबल ये इंडिकेट करता है। अगर मैंने 0004 दे दिया तो समझ लो उस वक्त पॉपुलेशन का साइज 4 डिजिट था। ये क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने पहले असाइन करना है नंबर, ठीक है। स्टेप 1 क्या है? नंबर को असाइन करना। दूसरा है डिजिट लेंथ डिटर्मिनेशन। दूसरा क्या बताया मैंने? डिजिट लेंथ डिटर्मिनेशन। यही डिजिट लेंथ डिटर्मिनेशन है। कौन सी बेटा? 2 डिजिट, 1 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, सो ऑन। हो गया? ओके। तीसरा काम क्या करना है बेटा? बेटा स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी नंबर बोलना शुरू कर दो। ओके। अब स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर क्या हुआ? मैंने एक नंबर बोला 25, 0025। इसका मतलब मेरी पॉपुलेशन कितनी है? 4 डिजिट नंबर है। तो स्टार्ट फ्रॉम रैंडमली कहीं से भी एक नंबर मैंने बोल दिया तो इसको बोलते हैं स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर। क्लियर हो गया? चौथा स्टेप, नाउ रीड सिस्टेमेटिकली। नाउ रीड सिस्टेमेटिकली। व्हाट इज रीड सिस्टेमेटिकली का मतलब क्या है बेटा? अब मैं रैंडम नंबर नहीं बोलूंगा कोई। अब मैं 2500 बोला, मैं या तो उस रो या उस कॉलम के साथ क्या करना शुरू कर दूंगा? मूव करना शुरू कर दूंगा। 0025 क्योंकि सब सीरियल नंबर में नहीं बैठे हैं वहां पे, तो जिस तरह से बैठे हैं मैं उस रो के नंबर चेक करूंगा, उस रो में मूव करना स्टार्ट कर सकता हूं, उस नंबर के अप या डाउन में से सिलेक्शन स्टार्ट कर दूंगा, पर अब मैं नंबर नहीं दूंगा। तो स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर और फिर एक सिस्टेमेटिकली अरेंजमेंट बना लो। आगे जाएगा एक सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट क्या होता है, लेकिन यहां पे वो सिस्टेमेटिक रिलेशन डेफिनेट नहीं है, वहां पर वो डेफिनेटर है क्लास साइज के हिसाब से।
मतलब पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ, रो को यूज कर सकता हूँ। उस नंबर के बाद 0025 बोला मैंने, मैं उस नंबर को सिलेक्ट किया, वो पॉपुलेशन का सैंपल के लिए सिलेक्ट हो गया। उसके डाउन में पीछे कौन है, उसके आगे कौन है, उसके लेफ्ट साइड रो में कौन है, उसके राइट साइड कॉलम में कौन है, एक ऐसे सिस्टमेटिकली मैं वो सैंपल साइज को क्या कर लूंगा, चूज कर लूंगा। आगे नहीं समझ, इसको बोलते हैं रैंडम नंबर मेथड। और रैंडम नंबर में हम लोगों को असाइन करते हैं नंबर, फिर हम उसकी डिजिटल लेंथ को डिसाइड करते हैं, स्टार्ट करते हैं कहीं से भी, और फिर एक सिस्टेमेटिक ऑर्डर के साथ हम उनको चूज कर लेते हैं। क्लियर है बेटा? अब हाँ, डेफिनेट के लिए, इनडेफिनेट नहीं होगा, इनफाइनाइट पॉपुलेशन के लिए नहीं है, वो पॉपुलेशन का साइज हमें पता है। क्लियर है ये चीज? ओके। तो यहां पे ना वेरियस नंबर टेबल भी दिए गए, ये जो मैंने अभी बताया गया, तो उसके बाद इसके लिए ये टेबल भी जनरेट किए गए। तो लिख लो, देयर आर वेरियस रैंडम नंबर टेबल अवेलेबल। फर्स्ट है बेटा ट्रिपेट्स रैंडम नंबर सीरीज। ये टेबल की बात कर रहा हूं मैं, क्या बताया मैंने? TRIPPETS, ट्रिपेट्स नंबर या रैंडम नंबर सीरीज। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, कम ही है, इसके बारे में हम लोग कम बात करते हैं, लेकिन फिर भी बताऊंगा मैं आपको कि ये ट्रिपेट्स नंबर सीरीज क्या है। ठीक है बेटा? ओके, लिख लो। ओके, ये जो सीरीज थी ना, it contains a series of 41,600 digits. 1,600 digit organized into 10,400 numbers ठीक है, numbers of 4-digit unit, each designed for impartial selections in random sampling. क्लियर है? इसको कब पब्लिश हुई थी? 1927 में। किसने किया था? एक थे LHC ट्रिपर्स, LHC, ठीक है? तो उसमें इतने 4 डिजिट नंबर, वो पूरा एक टेबल बनाया हुआ था, इस उन्होंने ये टेबल ही दिया था, इसको बोलते थे रैंडम नंबर सीरीज या रैंडम नंबर टेबल। 1927 में ये पब्लिश हुआ। दूसरा फिशर एंड एट्स, दूसरा क्या बताया? FISEHR, फिशर्स एंड एट्स, YATEX, रैंडम नंबर सीरीज। ये थोड़ा सा ही बता रहा हूं, क्योंकि ये जो रैंडम है सिर्फ बुक में सिंपल रैंडम सीरीज ही बताई गई है, जिसमें लॉटरी और नंबर बता दिया उन्होंने, पर उनकी ज्यादा इलेबोरेशन नहीं है, इलेबोरेट नहीं किया हुआ। तो ये बता रहा हूं कि ये कब हुए थे। ठीक है? ये 1938 में आए थे। पब्लिश कब हुआ था ये नंबर टेबल?
1938। 27 के बाद 38 में एक नया टेबल आ गया। इट इज ए क्लासिकल स्टैटिकल टूल consisting of 7500 two-digit numbers. Okay, statistical tool consisting of 7500 two-digit number. Actually ये originally जनरेट कहां से हुआ? लॉगरिथम टेबल से। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। इट इज वाइडली यूज्ड कब तक? जब तक कंप्यूटर नहीं आए। वाइडली यूज्ड टिल या बिफोर मॉडर्न कंप्यूटर टू सिलेक्ट unbiased random samples for experiment or survey. क्लियर है बेटा? तीसरा टेबल दिया था कैंडल KEND जॉल। ओके, रैंडम सीरीज। कब हुआ था? 1939 में दिया था इन्होंने ये। इसमें 1,00,000 नंबर थे। This table consisting 1,00,000 sampling number, generated using a specialized mechanical random device, which is fundamental tool in probability, for drawing unbiased random sample. और लास्ट है बेटा RAND कॉर्पोरेशन रैंडम नंबर सीरीज। 1955 में ओरिजिनेट में आई है। 1955 में ठीक है। इसके अंदर मिलियंस ऑफ रैंडम डिजिट थी। कितनी? मिलियंस रैंडम डिजिट थी। इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट टेस्टेड टेबल ऑफ रैंडम नंबर एवर क्रिएटेड। It is one of the largest and most tested table of random number ever created. ज्यादातर मोस्टली किसके लिए यूज किया गया इसको? क्रिप्टोग्राफी and experimental design and Monte Carlo simulations.
आगे समझ। तो मैंने पहला कौन सा बताया बेटा आपको, सिंपल रैंडम सीरीज। क्या ये क्लियर हुई? पहला बताया लॉटरी मेथड करना है। अब लॉटरी मेथड में जरूरी नहीं है उसको नंबर भी दे सकते थे, नाम भी लिख सकते थे। हमने प्रोबेबिलिटी प्रीवियस क्लास में पढ़ाई है, सेम उनको नंबर सीरीज नंबर में दे दिए। हाँ, उसको हम नेम के साथ क्यों नहीं कह रहे हैं, क्योंकि लॉटरी नंबर सिस्टम या इनमें हमें डिजिट लेंथ भी एक तरह का दोनों में ही पता लगती है। तो ये दोनों क्लियर हो गए। नेक्स्ट आता बेटा, ओके इसमें एक चीज लिख लो, वन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज दैट, one major disadvantage of random sampling is that all the member of the population, all the member of the populations must be known and serially numbered. Okay, it will entail का मतलब क्या है, required a lot of difficulty in case of population is of large size. एक तो लार्ज साइज में वो पॉपुलेशन, एंड विल बी इम्पॉसिबल in case the population is of infinite size. जो आपने पूछा था कि ये किस नंबर के लिए, फाइनाइट के लिए होएगी कि नहीं होएगी, तो मैंने कहा था हाँ ये फाइनाइट नंबर के लिए तो पॉसिबल है, पर इनफाइनाइट के लिए ये सीरीज पॉसिबल नहीं। बोलो ये क्लियर हो गया? ओके, दूसरा आता बेटा, वैसे बुक में इसका नाम नहीं दिया हुआ है, तो ये रैंडम सीरीज आ गई, सिंपल रैंडम सीरीज। बुक में ये नाम नहीं दिया, उन्होंने सीधा दे दिया। तो सिंपल रैंडम सीरीज में भी दो नंबर आ गए, एक लॉटरी सिस्टम आ गया और एक नंबर सिस्टम आ गया। दूसरा लिख लो सेकंड पार्ट, ये मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। तीन तरह के लिखवाया ना मैंने, एक होती है प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, दूसरी होती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, और तीसरा क्या बताया था, मिक्स सैंपलिंग। तो हम इस वक्त बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग की। तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में पहला पार्ट, सब पार्ट क्या बन गया उसका, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। और सिंपल रैंडम सैंपलिंग में मेरे पास क्या आ गया, लॉटरी मेथड आ गया और रैंडम नंबर मेथड आ गया। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का दूसरा पार्ट लिख लो, इट इज नोन एज ए रिस्ट्रिक्टेड। ये आपको बुक में नहीं मिलेगा न, मतलब है तो जो इसके सब पार्ट है वो हैं, वही पढ़ाने जा रहा हूं, पर वो जैसे हमारे पास सिंपल रैंडम मेथड में लॉटरी और नंबर था, उसी तरह इसका सब टाइटल है रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। ओके, इसका पहला पार्ट है बेटा सिस्टेमैटिक सैंपलिंग। पहले इसको समझ लेते हैं कि एक मेरे पास सिस्टेमैटिक सैंपलिंग क्या होती है, ठीक है। ओके, सिस्टेमैटिक में क्या होता था बेटा, अब पहले हम एग्जांपल से देखते हैं। लिखो, मेरे पास एक पॉपुलेशन है 500 लोगों की, तो मैंने क्या लिख ली, पॉपुलेशन इज इक्वल टू 500। क्लियर है बेटा? अब मैंने उसका जो सैंपल रखना है वो 50 लोगों का लगना है, 500 स्टूडेंट है, और सैंपल जो चाहिए मुझे कितने लोगों का चाहिए, 50 का चाहिए। ओके, तो साइज कितना बन गया बेटा उसका, साइज कैसे रखूंगा मैं, 500
डिवाइडेड बाई 50, इसका मतलब मैंने 10 बना लिया। ओके, इसको बोलते हैं इंटरवल। ये जो 10 है जिसको मैंने साइज बोला है, इसको क्या बोलते हैं? इंटरवल्स। आगे जाके अभी समझ आएगा इंटरवल्स क्या है। इसको डिनोट कर दो के के साथ। ये जो के है वो मेरा क्या बन गया? 10 बन गया। क्लियर है बेटा ये? ओके, अब मैं क्या करूंगा, ये जो 500 है, अभी अभी हमने रैंडम नंबर सीरीज में क्या कहा था, मुझे पॉपुलेशन साइज नंबर से पता लग जाता है, तो मैंने इनको नंबरिंग करनी है, सिस्टमैटिक है। मैंने उसमें भी कहा था रैंडम में एक सिस्टमैटिक बताऊंगा, जब उसने क्या किया था, स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर एंड देन फॉलो सिस्टमैटिक ऑर्डर, ये बोला था। मैंने कहा था सिस्टमैटिक क्या होता है वो आगे जाके बताता हूं मैं। वो ऑर्डर वहां पे भी यूज कर सकता था, पर वो ऑर्डर रिस्ट्रिक्टेड क्या है, वहां पे जो रैंडम नंबर है ना, वहां पे उसने कहा था वो ऑर्डर लेफ्ट एंड राइट में भी यूज कर सकता है, अप एंड डाउन में भी कर सकता है। वो जो 0025 मैंने बोला था, वो उस कॉलम में भी चल सकता था, उस रो में भी चल सकता है। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके पास चॉइस ऑफ मूव करने की नहीं है। किसमें? रिस्ट्रिक्टेड सैंपलिंग सिस्टम के अंदर, जो सिमेट्रिक सैंपलिंग सिस्टम, उसमें क्या करेगा। तो के समझ आ गया? के कैसे निकाला मैंने? टोटल पॉपुलेशन फाइनाइट नंबर, मैंने लाख भी ले सकता हूं, 500 भी ले सकता हूं, कोई भी। मैंने यहां पे 500 ले लिया। अब इन 500 की पॉपुलेशन में से मुझे सब सेट काउंट कितने का बनाना है? 50 का बनाना है। तो मैंने उसके साइज के लिए ये जो इंटरवल है जिसको मैंने के डिनोट किया है, वो कैसे लिया मैंने? जो सैंपल साइज है डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन को। अब मैंने 500 लोगों को सीरियल नंबर दे दिया। कैसा नंबर दूंगा बेटा मैं? 001, 002, 003 और अप टू कहां तक चला जाऊंगा बेटा मैं? 500 तक चला जाऊंगा। तो मैंने उनको ये इस स्टेप को क्या बोला था मैंने उनको नंबर असाइन कर दिया। बोलो बेटा, ये नंबर असाइन हो गया उनको। ओके, जब ये नंबर असाइन हो गया तो इंटरवल कितने लोगों का लिया मैंने? 10 का। ओके, अब मैं पहले फर्स्ट 10 इस नंबर ले लूंगा। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट 10 पॉपुलेशंस में से ले लूंगा। उनके पास नंबर क्या था बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 10 तक था। आ गया समझिए? अब मैं इसमें से रेंडमली कोई एक नंबर चूज करूंगा, ये मेरी चॉइस है। मैंने चूज कर लिया बेटा यहां पे 5। क्या चूज किया? 5। तो मैंने सिलेक्ट किया कोई भी नंबर, रेंडमली कोई भी सिलेक्ट, चांस सबके पास बराबर था। किसमें? फर्स्ट 10 में। मैंने केवल फर्स्ट 10 को ले लिया। क्लियर है? अब मैंने वहां से क्या किया, कोई एक नंबर चूज कर लिया। क्लियर हो गया ये? ओके, कौन से मेथड से चूज किया मैंने? सिंपल रैंडम सैंपलिंग मेथड कहा था मैंने। कोई भी एक नंबर चूज कर लो, चाहे उसको बॉक्स में डाल के चूज कर लो, चाहे उसको कैसे चूज कर लो, कोई मैंने एक नंबर ले लिया। क्लियर है? फर्स्ट चेक कर लिया। अब मैंने कितने लोगों का साइज है, कितने सैंपल साइज बनाना है? 50। मेरा इंटरवल कितना था? 10। तो मैंने पहला कौन सा चूज किया? 5। वो रेंडमली चूज कर लिया। अब रेंडम मेरा खत्म हो गया, अब मैं किसी को रेंडमली नहीं लूंगा, अब मैं के को यूज करूंगा। के कितना था यहाँ पे? तो अगला नंबर पहला मेरे पास आ गया फर्स्ट, तो दूसरा कौन सा आएगा बेटा? 10 था, तो 15। कौन से नंबर को बुलाऊंगा मैं? 15 आ जाओ।
तीसरा पॉपुलेशन सैंपल साइज के लिए मैं किसको बुलाऊंगा 25। चौथा किसको बुलाऊंगा 25 के बाद 35 को बुलाऊंगा। क्लियर है बेटा यहां तक। पांचवा किसको बुलाऊंगा मैं 45 को। और ये कब तक बुलाता रहूंगा जब तक मेरे पास सैंपल के 50 यूनिट्स इकट्ठे नहीं हो जाएंगे। बोलो ये क्लियर हो गया। अब आता है सर अगर मेरा ये 10 साइज था, अब मैंने नंबर 5 नहीं चूज किया, मैंने किसको चूज किया 2 को चूज किया, तो फर्स्ट नंबर कौन सा आ गया बेटा मेरे पास 2। तो सेकंड कौन सा किसको बुलाऊंगा मैं 12 को बुलाऊंगा। अगर मेरा सपोज कर लो तीसरा किसको बुलाऊंगा मैं 22 एंड सो ऑन। अगर सपोज कर लो मेरा इंटरवल यहां पे क्या होता 4 होता, तो पहला नंबर जो भी चूज करता उसमें मैं 4 ऐड करता। अगर मेरा रैंडम नंबर वो जो साइज है पॉपुलेशन में इंटरवल जिसको मैंने बोला था अगर वो 5 होता, तो मैं अगला पहला 5 चुनता, तो अगला कौन सा यूज करता 10। 5 ऐड करने में वो जो k है उसको ऐड करते जाता एंड सो ऑन। अगर मेरा k 7 होता और पहला नंबर फर्स्ट ही में चूज कर लेता कितने में से उन 10 लोगों में से, तो दूसरा मैं कौन से नंबर वाले को बुलाता 7 + 1 8, 8 + 7 15, 15 + 7 22। इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम सैंपलिंग। बोलो क्लियर है। ओके तो लिख लेते हैं इसको। It in this sampling every number of the population, in this sampling every member, not number, every member of the population is assigned with a number. ओके यही किया हमने। उसके बाद क्या किया देन फर्स्ट मेंबर इज सेलेक्टेड रेंडमली। हम फर्स्ट नंबर को रेंडमली सिलेक्ट करते, other random, okay, and then instead of choosing other randomly, we choose them in a regular interval. ओके तो इसमें क्या कहा, अगर हम इसको किसी को डिफाइन करना तो क्या लिखेंगे द फर्स्ट यूनिट इज सिलेक्टेड रैंडमली एंड देन एवरी kth यूनिट इज chosen. The first unit is selected randomly and then every kth unit is chosen. और k की वैल्यू कैसे मिलती है बेटा पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय सैंपल या पॉपुलेशन साइज डिवाइडेड बाय सैंपल। बोलो बेटा क्लियर है ये। अब ध्यान से सुनना बुक में क्या लिखा है। कहता इन दिस मेथड, आपने लिखना नहीं है, इन दिस मेथड every element unit of population is arranged in order and then sample unit are distributed at equal and regular interval. In other words, a sample of suitable size is obtained from the population, taking every unit, say 10th unit of the population, one of the first number order chosen at random from the sample is computed by selecting 10th digit from the rest of lot. इसको मैंने बुक को छोड़ दो, समझ आ गया कि नहीं आया। तो मैंने क्या कहा पूरे पॉपुलेशन के साइज को देखेंगे, फिर सैंपल साइज देखेंगे, उससे मेरे पास एक इंटरवल आ जाएगा। इंटरवल के बाद हम एक सिलेक्टेड नंबर, कितना नंबर आया वो साइज, इंटरवल आया 10 का या इंटरवल आया 5 का, तो पहले 5 लोग असाइन किए हुए जो फर्स्ट 5 हैं उन्हीं को चूज करूंगा, फिर उनमें से रेंडमली चूज करूंगा और यहां पे रैंडम सिस्टम खत्म कर दूंगा। जो मेरा इंटरवल आया था उस नंबर में उस इंटरवल को मैं ऐड करता जाऊंगा।
फर्स्ट 10 पॉपुलेशन किया वो अपने इंटरवल को देख के किया फर्स्ट 10 हमारा इंटरवल को 10 पॉपुलेशन हाँ, वो जो के साइज आया, हाँ अब उतने का पहला ग्रुप उतने का चूज कर लूंगा, पर वो फर्स्ट नंबर का चूज करूंगा। अगर हमारा 3 आया होगा तो हम केवल पहले 3 लोगों को चूज करते हैं, वो पहले 3 नंबर चूज करते हैं, कोई भी नंबर नहीं चूज करने हैं, हमने फर्स्ट 1 2 3 चूज कर लेना है। अब उसमें 2 आ गया, आपने वहां से रैंडमली चूज किया, रैंडम प्रोबेबिलिटी वाला बन गया कि उन 3 लोगों के पास इक्वल चांस था सिलेक्ट होने का। अब उन 3 में से मैंने किसको चूज कर लिया, 2 को चूज कर लिया। अब मैं जो इंटरवल साइज 3 था, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 3 11, ये नंबर मैं बोलता जाऊंगा और वो लोग आते जाएंगे। और वो कहां तक लिखूंगा मैं, सैंपल साइज। जब मेरा सैंपल साइज पूरा हो गया, अब मेरा सिलेक्टिंग खत्म होगी और ये अनबाइस्ड हुई। क्यों? क्योंकि मैंने जिनको भी नंबर असाइन किए थे उनको मैं नहीं जानता हूं। आगे ये समझ? ओके, इसके साथ लिख लो डिसएडवांटेज क्या है किसकी, सिस्टमैटिक सैंपलिंग की डिसएडवांटेज क्या है। इट इज मोस्ट सुटेबल, सॉरी डिसएडवांटेज लिखवानी है ना, तो डिसएडवांटेज लिख लो, इट मे नॉट प्रोवाइड ए डिजायरेबल रिजल्ट, it may not provide a desirable result due to large variation in the item selected। ये सब एमसीक्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। मैंने पहले भी आपको बड़ी समझाया है कि सैंपलिंग इज टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड। क्वेश्चन तो आते हैं पर इसमें समझाने के लिए सिर्फ थ्योरेटिकली है, बाकी जहां पे प्रैक्टिकल कर सकता हूं, मतलब क्वेश्चन बना सकता हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे बना लूं। नेक्स्ट आता बेटा डिसएडवांटेज, इट इज मोस्ट सुटेबल, नहीं डिसएडवांटेज लिखवाइए ना, तो एडवांटेज लिख लो, इट इज मोस्ट सुटेबल where the population unit are serially numbered और serially arranged। मतलब ये वहां पे यूज कर सकता हूं जहां पे मैं नंबर असाइन करने की प्रोबेबिलिटी रखता हूं। बोलो बेटा समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट। सो ये पहला मेथड आ गया। तो रिस्ट्रिक्टेड में जो सेकंड मेथड था वो लिख लो, स्ट्रेटफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटफाइड STRATIFIED स्ट्रेटफाइड सैंपलिंग। इसको भी ध्यान से समझना, लिखवाता बाद में क्या है। अब इसकी सैंपलिंग क्या करनी है, जैसे मेरे पास लिख लो पॉपुलेशन जो है वो 2000 की है। अब ये भी फाइनाइट नंबर के लिए हो गया बेटा, मेरे पास कितने लोग हैं वहां पे, 200 स्टूडेंट्स हैं, है ना, 2000 स्टूडेंट्स हैं। ओके, अब यहां पे क्या करता हूं, ये जो 2000 है ना, इसमें मैं क्या करता हूं, एक बोलते हैं स्ट्रेटा, STRATA। स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है बेटा, ये होमोजीनियस है। स्ट्रेटा होमोजीनियस मतलब, स्ट्रेटा का मतलब ये है इनके सबके सबका ना एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर से हिसाब से मैंने इनको ग्रुपिंग कर दी। मतलब जरूरी नहीं है अभी मैं 2 ग्रुप ही बनाने जा रहा हूं क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी चेक करवानी है, तो इसके 2 ग्रुप नहीं 3 होमोजेनियस भी बन सकते हैं, उनके एज के हिसाब से, कलर के हिसाब से, व्हाटएवर इट इज। तो स्ट्रेटा क्या हुआ,
ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्लियर है। अब उनका ग्रुप में डिवाइड कर दिया। मैं मान लेता हूं ये 2000 में मैंने यहां पे स्ट्रेटरम भी बोलते हैं, मैंने कहा गर्ल्स, और ये हो गए बॉयज। क्लियर है बेटा? ये किस में डिवाइड कर दिया? गर्ल्स और बॉयज। मैंने कहा मेरे पास 1400 गर्ल्स हैं और 600 बॉयज हो गए। ये मैं दो ग्रुप ही बना दिए, स्ट्रेटा में दो ग्रुप बना दिए, स्ट्रेटरम में दो ग्रुप बना दिए। और इनके कैसे बनाए बेटा मैंने ग्रुप? किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके, और वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें पोजेस्ड है वो एक ग्रुप बन गया, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स दूसरे ग्रुप की बन गई, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स तीसरे ग्रुप की बन गई। ऐसे तरह से मैंने 2000 लोगों को एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड कर लिया। अब आगे समझिए, पर मैंने यहां पे क्या किया? सेम कैरेक्टर के लिए यहां पे मैंने दो ग्रुप में समझाने के लिए डिवाइड किया, दीज आर द गर्ल्स और दीज आर द बॉयज। आगे समझ? तो स्ट्रेटरा का मतलब क्या हो गया? हैविंग सेम, मतलब स्ट्रेटरा का मतलब हो गया ग्रुप हैविंग सेम कैरेक्टर। एक ग्रुप है जिसके पास एक सेम कैरेक्टर है, और ये सारे के सारे क्या हैं? होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनिटी का मतलब हुआ कि ये जो एक ग्रुप है ना, इसमें सब एक जैसे ही है। हमने सॉल्यूशन में पढ़ा होगा, 9th याद होगी आपको क्लास, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस वो होते हैं जो थोरली मिक्स हो जाते हैं, हेटेरोजीनियस कौन से होते हैं? जिनमें पॉइंट ऑफ सेपरेशन होता है। तो मैंने क्या किया, इनके अंदर होमोजीनिटी थी, सब एक जैसे दिख रहे थे, मतलब किसी भी बेसिस के ऊपर, तो उनको मैंने ये जो 1400 गर्ल लिए हैं वो एक स्पेक्ट्रम में, 600 वाले का दूसरा है। यहां पे अगर 2000 में मैं हो सकता है टीचर्स का तीसरा स्पेक्ट्रम बना लेता। क्लियर है ये चीज? तो इस तरह से मैंने उनकी होमोजीनियस कैरेक्टर को लेके उनके ग्रुप बना दिए। बोलो क्लियर है बेटा? अब ये जो ग्रुप बनाया ना, मैंने कहा भैया मुझे इनमें से सैंपलिंग करनी है, और सैंपल का जो साइज है वो 500 का है। कितने का साइज है? 500 का है। अब ये जो 500 है, अगर यहां पे देखें तो ये जो सैंपल साइज है उसमें से 500 तो मैं गर्ल्स से भी चूज कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पास गर्ल्स कितनी है और बॉयज कितने हैं, तो वो 600 तो बॉयज से भी आ सकता था सैंपल साइज। पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा बेटा इसमें? मैं यहां पे ये जो 500 है इनको कैसे सिलेक्ट करूंगा? ओके, तो 500 में मैं सिलेक्ट करूंगा गर्ल्स 500। ये 500 कहां से आया बेटा? जो सैंपल साइज है मल्टीप्लाई बाई, मेरे पास गर्ल्स कितनी थी? 1400, और टोटल कितना था बेटा मेरे पास? 2000। आ गया समझिए? और बॉयज के लिए क्या करूंगा बेटा मैं? 500 मल्टीप्लाई बाई 600 आउट ऑफ 2000। बताओ कितने लोग बने? गर्ल्स कितनी चूज होगी मेरे पास, और बॉयज कितने चूज हो गए? कैलकुलेट करके बताओ। 350 girls. ओके, 350 गर्ल्स बन गई, और 150 बॉयज बन गए। टोटल पॉपुलेशन में सैंपल साइज कितने का था बेटा मेरे पास? 500 का था। ओके, अभी यहां तक 350। इसका मतलब सैंपल साइज 500 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? 350, 350 में गर्ल चूज करूंगा। मैं अनबाइस्ड हूं क्योंकि मैं सिर्फ गर्ल्स नहीं चूज कर रहा हूं, नहीं तो मैं 1400 से किसको चूज कर लेता, और वहां से मैं 5, अगर वही चूज करनी होती तो मैं किसको चूज कर लेता? 600 में से 500 बॉयज आ सकते, इसमें बाइसनेस खत्म होगी। ओके, अब ये जो 350 है ना और 150 है, इनको कैसे चूज करूंगा? दे विल बी सिलेक्टेड यूजिंग सिंपल रैंडम मेथड। चाहे आप उसमें नंबर सिस्टम यूज करो,
चाहे आप उसमें लॉटरी सिस्टम यूज करो, कहां से चूज करूंगा, 350 को चूज करूंगा मैं 1400 से, और 150 को चूज करूंगा मैं 600 से। अब आया समझ? क्लियर है बेटा? आगे समझिए तो लिख लो। In this method, the population is divided into strata before the sample is drawn. Strata before the sample is drawn. Strata are also designed that they do not overlap. Okay. An elementary unit from each stratum is drawn at random and units so drawn constitutes a sample. क्लियर है बेटा? ओके। ये जो अभी हमने पढ़ा इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनल एलोकेशंस। लिख लो, क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल एलोकेशंस मेथड। किसने दिया था बेटा ये? वावले ने दिया था। वावले, स्पेलिंग लिख लो, VOWELY, वावले एलोकेशंस मेथड। अब आगे समझ इसमें क्या हुआ? प्रोपोर्शनलिटी आगे समझ। जितने भी स्पेक्ट्रम बनाए थे उनकी प्रोपोर्शनलिटी का साइज चेंज नहीं किया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओके। अब इसी में एक आता था नेमैन। दूसरा कौन सा है इसका मेथड? नेमैन, NEYME, नेमैन्स एलोकेशंस। इसको भी समझ लेते हैं कैसे है। सैंपलिंग का ही पार्ट है ये, सैंपलिंग जो उसका पार्ट नहीं, स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग है। मतलब ये दो मेथड हैं हमारे पास, ठीक है ना? देयर आर टू टाइप ऑफ एलोकेशन ऑफ सैंपल साइज इन स्ट्रेटिफाइड मेथड। और वो कौन सी है, किसने दी थी? एक वाबले ने दी थी और एक नेमैन ने। तो वाबले वाला तो क्या नाम था उसका? सिंपल नहीं, प्रोपोर्शनल एलोकेशंस। प्रोपोर्शनल में रखा हूं मैं। और वो कौन सा नेचर था उन सबका? स्पेक्ट्रम का होमोजीनियस था उनका। ओके। अब नेमैन क्या कहता है? नेमैन कहता है स्पेक्ट्रम में आपने डिवाइड कर दिया गर्ल्स और बॉयज में। कहते हैं जो गर्ल्स है ना उनमें भी डेविएशन है, उनमें होमोजीनिटी नहीं होती है। जब गर्ल्स के ग्रुप में आएंगे तो जब हम गर्ल्स की, वो कितनी थी? 1400 थी। भाई साहब वो कहता गर्ल्स के अंदर भी तो डिफरेंस है। हमने तो उनको स्पेक्ट्रम में एक होमोजेनिटी लेवल पे देख लिया था। कहता नहीं, उनके अंदर वेरिएशंस भी होती हैं। और इसको अगर मैं सिंपल बात में कहूं तो वो ये भी कह रहा था कि भाई हमने जब प्रोपोर्शनल एलोकेशन किया ना तो हमने उधर 1400 में से प्रोपोर्शनलिटी के हिसाब से 350 यूज किए हैं।
वो कहता भाई साहब मेरे अकॉर्डिंग ये होना चाहिए जिसकी ज्यादा प्रोपोर्शनलिटी है उसमें से नंबर भी क्या आने चाहिए, ज्यादा आने चाहिए। नेमैन ने ये बोला उसमें वो सेम इक्वल कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी थी, लेकिन वो कहता है नहीं, मोर द प्रोपोर्शनलिटी में जो लोग ज्यादा हैं, ज्यादा नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिन लोगों की है उनमें से ज्यादा सैंपल साइज में लोग एसोसिएट होने चाहिए थे। आगे समझ। तो उसने क्या किया, इसको अगर हम समझे तो इसको सेम मेथड से ही समझ लेते हैं। नेमैन का क्या था, नेमैन क्या कहता था कि मैंने पॉपुलेशन वही रखी 2000, इसमें से अब मैंने मेल या फीमेल, फीमेल मैंने ले ली 1400 और मेल ले लिए मैंने 600 ले लिए थे। क्लियर है? ओके। अब यहां पे मैंने एक वर्ड यूज किया था कि भाई सारी की सारी स्पेक्ट्रम जो गर्ल का बना है या टीचर्स का बना है, ये ग्रुप कितने भी हो सकते हैं, ये तो समझ आ गया भाई। उनके बीच में भी वेरिएशन होती है, होमोजेनिटी लेवल उनमें नहीं होता बराबर। सब गर्ल्स का नेचर लग गया, कलर लग गया, उनकी एज लग हो सकती है उस फीमेल साइज में, तो बहुत सारी चीजें जो अलग अलग हैं। तो यहां पे उसने यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन और यहां पे भी उसने यूज किया स्टैंडर्ड डेविएशन, उस ग्रुप का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला। ओके, अब ये क्या हो गया, एक मिनट, इस पे आए। ओके, तो मैंने क्या कहा कि नेमन ने क्या कहा, उसने कहा कि उस ग्रुप के अंदर भी क्या है, वेरिएशन है। तो पहले उस ग्रुप की स्टैंडर्ड डेविएशन देखी उसने। मैं मान के चलता हूं कि इस ग्रुप की स्टैंडर्ड डेविएशन 8 थी और इस ग्रुप की स्टैंडर्ड डेविएशन 4 थी। क्लियर बेटा? अब इस स्टैंडर्ड डेविएशन 8 और 4 के साथ उसने क्या कहा, पहले उसने ये किया फीमेल को, जो मैंने अभी कहा था 1400 में, अब मैंने गर्ल्स के बजाय क्या कह दिया, फीमेल। जो फीमेल थी वो कितनी थी बेटा मेरे स्टैंडर्ड, उसमें टोटल 1400, मैंने 1400 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया, 11,200। और मेल को भी क्या किया, मेल थे मेरे पास 600, उसको उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, कितने आ गए बेटा, 2400 आ गए। अब इनका टोटल निकाल लिया, कितना आया, टोटल आ गया 11,200 प्लस 2400, कितना आ गया बेटा, इट इज 13,600 आ गया। ओके, अब मेरा जो सैंपल का साइज था बेटा वो क्या था, 500 था। ओके, तो मैं फीमेल कैसे सिलेक्ट करूंगा, फीमेल इज इक्वल टू 500 का सैंपल साइज था। क्लियर है? उसमें से फीमेल का मल्टीप्लिकेशन विद स्टैंडर्ड डेविएशन आई थी 11,200 डिवाइडेड बाय टोटल कितनी थी उसकी 13,600, ये फीमेल लेगी। आ गया समझ, यही छोड़ दो। ओके, उसी तरह से मेल कैसे सिलेक्ट करूंगा मैं, 500 मल्टीप्लाई बाय 2400 डिवाइडेड बाय 13,600, ये ले लिए। यहां पे एक नंबर आ गया x और यहां पे एक नंबर आ गया y। जैसे पीछे कितना आया था बेटा उसका 350 और यहां पे अप्रोक्सीमेशन, यहां पे वो 350 से ज्यादा हो जाएगा x। क्यों? क्योंकि यहां पे उसकी प्रोपोर्शनलिटी रहे, नंबर क्या था, ज्यादा था, स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से चूज किया मैंने। तो क्या हुआ, जो सैंपल के अंदर जो फीमेल का साइज है अब वो बढ़ जाएगा। पहले वो प्रोपोर्शनलिटी से ले रहा था 350 था, अब ये x की वैल्यू 350 से ज्यादा आएगी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं 350, क्योंकि मैंने पॉपुलेशन का साइज सेम लिया था, वहां पे भी 2000 था,
यहाँ पे भी 2000 है, वहां पे गर्ल्स 1400 थी, यहाँ पे भी मैं फीमेल 1400 ही ले रहा हूं, इसलिए जब इसकी रेशियो निकालूंगा तो उसमें ज्यादा है। किसमें ज्यादा आएगी? 350 से ज्यादा है। अब वो जो ये नंबर आया, एक्स नंबर आया, अब इसको कैसे सिलेक्ट करूंगा? सेम क्या बोला था मैंने उसमें, क्या कहा था मैंने उसके लिए? उसमें मैंने बोला था कि अब जो मैं सिलेक्ट करूंगा वो किस तरह से करूंगा? दे विल बी सिलेक्टेड यूजिंग सिंपल रैंडम मेथड। सिंपल रैंडम मेथड से मैं इसको भी यूज कर लूंगा, सिंपल रैंडम मेथड से भी मैं इसको भी यूज कर लूंगा। क्लियर है बेटा ये? ओके, इसका रिजल्ट क्या कह रहा है? वो कह रहा है वेरिएशन इन पॉपुलेशन मोर, variations in the population is more than population नहीं, number of people in a sample is also more। मतलब जिस ग्रुप में वो वेरिएशन स्पेक्ट्रम ज्यादा था, सेम ग्रुप बनाया था, वो ज्यादा था, एक तरह का कह रहा है स्पेक्ट्रम के अंदर भी होमोजेनिटी नहीं है, हेटेरोजेनिटी है, लेकिन उस ग्रुप के अंदर जो होमोजेनिटी का लेवल है वो उसकी पॉपुलेशन ज्यादा है, तो सैंपल के साइज में भी वो लोग क्या आने चाहिए? ज्यादा आने चाहिए, इसलिए उसने वहां पे किसको यूज किया? ओके, तो मैं दोबारा से यहां पे पहुंच गए थे हम लोग। तो मैंने क्या किया बेटा, उसका वो जो 2000 ने, मैंने क्या कहा कि वो जो 2000 की पॉपुलेशन थी उसमें फीमेल ले ली और मेल ले ली, और फिर हमने उनकी स्टैंडर्ड डेविएशंस को देखा। स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने मान लिया फीमेल में 800 थी और मेल में कितनी थी? 4 थी। 800 नहीं, 8 स्टैंडर्ड डेविएशन मान ली। अब उसने कहा फीमेल कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहले मैं जो फीमेल का पॉपुलेशन साइज था 1400 मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशंस किया, मेरे पास आ गया 11,200। फिर मेल के लिए मैंने मेल का साइज क्या था? 600 इंटू 4 देयर स्टैंडर्ड डेविएशन 2400 आ गया। अब मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया और प्लस किया तो 13,600 आ गया। सैंपल का साइज कितना था बेटा मेरे पास? 500। अब मैंने फीमेल को क्या किया उसके साथ? 500 मल्टीप्लाई बाई कितना? 12, 11,200 डिवाइडेड बाई 13,600। मैंने कहा इसमें से मुझे एक्स फीमेल मिलगी, और फिर मेल को भी सेम मेथड से किया, 500 इंटू 2400 डिवाइडेड बाई 13,600, वहां से मेरे को y मिल गए। अब मैंने इसमें क्या कहा था बेटा? मैंने कहा था ये जो x और y की वैल्यूज हैं वो क्या होंगी, क्योंकि मैंने उसमें वावे जो था उसमें मेथड में क्या किया था? प्रोपोर्शनल मेथड था, उसमें भी 2000 ही लिया था, तो उसमें वो जो गर्ल्स आई थी वो क्या थी? 350 थी। मैंने कहा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से वेरिएशन ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे लोग भी क्या आएंगे? उस मेथड से ज्यादा आएंगे। तो ये जो x की वैल्यू थी वो 350 से ज्यादा आएगी। डेसिमल में आपका आंसर तो 1 प्लस कर देते हैं, होल नंबर ले लेते हैं। जैसे अगर इसका अप्रोक्सीमेटली आएगा 411 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पे 412 के आसपास फीमेल बनेंगे, और बाकी 500 में से चाहे डायरेक्टली उसको माइनस कर दो वो मेल बनेंगे। तो इस मेथड से वो कहता है ये क्या हुआ, वहां पे तो 350 थे, मैं यहाँ पे 400 के आसपास कह रहा हूं। कहता मोर द वेरिएशंस सैंपल में मोर पीपल फ्रॉम दैट ग्रुप। जिस आगे समझ ये थी, तो इसकी एडवांटेज बताई मैंने। इट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ अ हेटेरोजेनियस पॉपुलेशन, और इट इज क्या है? लाइसेनिंग है तो बाइस ऑफ साइडनेस की है, मतलब इट लाइसेंस द पॉसिबिलिटी ऑफ बाइस ऑफ वन साइडनेस। और डिसएडवांटेज क्या थी बेटा इस ग्रुप की? It may be difficult to divide population in homogeneous group, और दूसरा there may be overlapping of different strata of the population. There may be overlapping of different group of the population which will provide
अनरिप्रेजेंटेटिव सैंपल। क्लियर है ये चीज? ओके, सो अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने क्या बताया था बेटा, ये जो 3 तरह का था, 3 में क्या बताया था मैंने, अभी हमने आज जो किया वो रैंडम सैंपलिंग की। रैंडम सैंपलिंग में पहला मेथड था रैंडम सैंपलिंग या प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग, जिसके 2 सब ग्रुप थे, लॉटरी वाला हो गया और एक नंबर वाला हो गया। दूसरा मैंने कहा था ये भी रैंडम सैंपलिंग का पार्ट है, जिसको हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड रैंडम सैंपलिंग। बुक में नहीं लिखा हुआ है, उसमें से एक था सिमेट्रिक और एक था अभी जो कराया। अभी इसमें एक बचा है मल्टी स्टेज सैंपलिंग। कौन सा बचा है? मल्टी स्टेज सैंपलिंग, और फिर आ जाता है नॉन सैंपलिंग, और फिर सैंपल साइज। तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे।